वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, स्पेक्स 2030 पहल किसने स्टार्ट की है? तो इसका आंसर हो जाएगा WHO ने इस पहल को स्टार्ट किया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा है। हेड इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं। स्पेक्स 2030 से ये गुणवत्ता मूलक नेत्र देखभाल करने के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है और इसमें है जो चश्मे की समस्या से निदान हो जाएगा। उसके बाद है WHO ने ट्रैकोमा मुक्त देश किसे घोषित किया है? तो इराक को घोषित किया है। नेक्स्ट है WEF है जो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है जो WEF जारी करता है। इसमें भारत की रैंक 127 है। WWF इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जनेवा है। हेड इसके नगोजी ओंकासा इबेला है। कार्निया है जो कार्निया का आई में ट्रांसप्लांट है जो कार्निया का होता है। आई में लेंस है जो उत्तल लेंस होता है। इमेज है जो रेटिना पर बनती है। और आई से संबंधित दृष्टि दोष हैं 3 प्रकार के होते हैं, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि और जरा दृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में है जो पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। उम्र बढ़ने से ये रोग होता है और इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया और इसमें उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष होता है जो इसमें दूर की वस्तुएं हैं जो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसको मायोपिया कहते हैं और इसमें अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में दोनों हैं जो दूर की या पास की दोनों हैं जो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों यूज किए जाते हैं। बहुत अधिक उम्र हो जाती है तब ये होता है रोग और इसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोबल अर्थशास्त्री पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन को चुना गया है। USA की हैं। इसका ट्रिक है अर्थ गोल है, तो अर्थ से याद रखिएगा अर्थशास्त्र, गोल से याद रखिएगा क्लाउडिया गोल्डिन। और इसको इनको किस लिए दिया गया है? तो लेबर मार्केट में महिला श्रम क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया गया है। और अर्थशास्त्री पुरस्कार 2023 स्विस बैंक पुरस्कार है। ये 1901 में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में स्टार्ट हुए थे। फिर छठा वाला 1969 में स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक्स वाला। इसके बाद में है, पहला इकोनॉमिक्स का अवार्ड किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1969 में रेंगर फ्रिज और जैन टिम्बरजेन को मिला था। पहले भारतीय जिनको इकोनॉमिक्स में मिला था अमर्त्य सेन को मिला था। 1998 में मिला था। पब्लिक वेलफेयर स्टेट के लिए मिला था। पीस का नोबेल पुरस्कार 2023 वाला नरगेसी को मिला है, ईरान में महिलाओं के अधिकार के लिए। इसका ट्रिक है नरगेसी को पीस पसंद है। साहित्य का नोबेल प्राइज़ है जो जॉन ओलाफ फॉस को मिला है। और फिजिक्स में है पीरे आगोस्टनी को मिला है, फ्रेंच क्रोज को मिला है, एन ए एल हुइलियर को मिला है। मेडिसिन में है कैटालिन कारिको को और ड्रू विस्मन को मिला है। केमिस्ट्री में मांगी जी बाउंडी को मिला है, लाउस ई ब्रूस को मिला है, एलेक्सिन के एमाओ को मिला है। तो केमिस्ट्री वाला है, ऐसे याद रखिएगा। एलेक्सी है जो 1 टन रसीली मैगी लाई, ऐसे करके ट्रिक से याद रखिएगा इसको। बाकी ये सब मैंने करा दिए थे पहली की क्लास में, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो मिजोरम, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। किसने? तो चुनाव आयोग ने की है। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ये चुनाव होंगे और इसका रिजल्ट है जो 3 दिसंबर को आएगा। विधानसभा की टोटल सीटें इसमें 679 सीट होंगी और 16 करोड़ वोटर्स इसमें भाग लेंगे। और इसमें है ECI का एक ऐप है सी विजिल करके, तो इस ऐप पर चुनाव की गड़बड़ी को दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो आर्टिकल 324 से 329 तक है। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है 1+2 संरचना है। और वर्तमान CEC राजीव कुमार है। पहली महिला CEC रमा देवी थी। वोट डालने की उम्र है जो 21 से 18 कब की गई? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। चुनाव लड़ने की प्रेसिडेंट की उम्र 35 वर्ष होती है, वाइस प्रेसिडेंट की भी 35 होती है और राज्यपाल की भी होती है।
लोकसभा एमपी की 25 वर्ष होती है, राज्यसभा एमपी की 30 वर्ष होती है और विधानसभा एमएलए की 25 वर्ष होती है और पीएम बनने के लिए 25 वर्ष होती है मिनिमम। फिर है राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं और एमपी में 230 है, छत्तीसगढ़ में 90 हैं, तेलंगाना में 119 है, मिजोरम में 40 हैं। तो ये सीटें ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर है एमसीसी। एमसीसी क्या है? तो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको कहते हैं आदर्श आचार संहिता। इसमें इसका पहला उद्देश्य होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव तारीख घोषणा से परिणाम आने तक ये लागू होता है। और इसमें है जो मंत्रियों की आधिकारिक यात्राएं और चुनाव कार्य पृथक होते हैं। चुनाव कार्य के लिए आधिकारिक साधनों का यूज़ नहीं कर सकते हैं और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो ये गोवा में स्टार्ट हुआ है। नौसेना ने इसको स्टार्ट किया है। गोवा है जो राज्य का गठन 1987 में हुआ था। राजधानी पणजी है। सीएम यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। चक्रवात है, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब कैसा होता है? लो प्रेशर होता है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विलीस कहते हैं। कैरिबियन सागर में हरिकेन कहते हैं। विपर्जॉय है जो ये चक्रवात है, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। इसका अर्थ आपदा होता है और अरब सागर में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यूएसए में हुआ है। और ये दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसका उद्घाटन न्यू जर्सी यूएसए में हुआ है। सेकेंड बड़ा मंदिर है भारत के बाहर और मंदिर है जो स्वामी नारायण मंदिर है, इसका नाम है। पहला बड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो अंगोरवाट मंदिर है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है और कंबोडिया का जो अंगोरवाट मंदिर है इसको बनवाया सूर्यवर्मन सेकेंड ने। और ये किस साम्राज्य से थे? तो ये खरमेर साम्राज्य से संबंधित हैं सूर्यवर्मन सेकेंड। इसके बाद में हिंदू फोबिया के विरुद्ध बिल पारित किसने किया है? तो बिल पारित करने वाला पहला प्रांत है यूएसए का जॉर्जिया। टोनलेप सेप झील ये कंबोडिया में है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य के काजू को है जो जीआई टैग मिला है? तो गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। फिर यहाँ पे उड़ीसा की मिठाई है रसबली। ये रसबली मिठाई है जो केंद्रपाड़ा जिला है उड़ीसा, वहाँ से रिलेटेड है। इसको भी जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के चावल को जीआई टैग मिला है। चावल का नाम है खामती चावल। और तांगसा वस्त्र है, इसको भी जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश का। बसहोली और पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, जम्मू कश्मीर के हैं। चरपी पनीर को जीआई टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश का है। कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु का है। हाथरस हींग को भी जीआई टैग मिला है, हाथरस यूपी से है। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था 2004 में पश्चिम बंगाल में। और जीआई टैग है जो 1999 का एक्ट है, ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा। सुंदरजा आम कहाँ का है? तो एमपी का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कोच्चि केरल में किया जाएगा। 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ये आयोजन होगा। उद्घाटन इसका पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया है, पशुपालन मंत्री हैं ये। और ये क्यों किया गया है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का? तो कृषि नवाचार को बढ़ाने के लिए, और 16वें नंबर की है, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड रोड कांग्रेस है, ये कहाँ पे हुआ है? तो प्राग चेक रिपब्लिक में इसका आयोजन किया गया है। आईएनएस विक्रांत है जो कोच्चि में स्टार्ट किया गया 2 सितंबर को। स्वदेशी विमानवाहक पोत है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेरोंग सुरंग कहाँ स्टार्ट हुई है? तो मेरोंग सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई है। 395 मीटर है, 2 लेन की ये सुरंग है। और ये है जो नेशनल हाईवे 44 पर है, जिस नेशनल हाईवे 44 का पुराना नाम नेशनल हाईवे 7 था। ज़िला कौन सा है? रामबन जिला, जम्मू कश्मीर में ये सुरंग है जो स्टार्ट हुई है। फिर नेक्स्ट है सिंकुला सुरंग है जो मार्च 2023 में स्टार्ट हुई हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ेगा सिंकुला सुरंग। रोहतांग सुरंग है जो इसका नाम अब हो गया है अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये लंबाई एग्जाम में पूछी भी गई है बहुत बार, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो राज्य जलीय जीव घोषित किया है यूपी ने। इसका आंसर हो जाएगा यूपी। गंगा डॉल्फिन है जो फ्रेश वाटर की मछली है और ये ब्लाइंड होती है। ये है जो अल्ट्रा वायलेट ध्वनि है, इसके द्वारा ये चलती हैं। यूपी ने इसको जलीय जीव राज्य घोषित किया है। वैज्ञानिक नाम इसका है प्लेटनिस्ता गंगटिका।
और इसको सूसू भी कहते हैं। ये है जो भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है। 2009 में 5 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था और इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समक्का सरक्का के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तेलंगाना से संबंधित है और ये है जो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ट्राइबल्स को, जो जनजाति हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है। उनकी जो संस्कृति है, आर्ट कल्चर है, उसको बढ़ावा देने के लिए, और इसमें फंड है जो 890 करोड़ का फंड दिया गया है। समक्का सरक्का ये है जो मेदाराम जात्रा त्यौहार है, इसी को ही कहते हैं। भारत का सेकंड सबसे बड़ा मेला है। पहला कौन है? कुंभ है। कोया जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। 4 दिन मनाया जाता है, 2 वर्ष में एक बार लगता है। ये माघ में पूर्णिमा होती है, उस दिन ये आयोजन होता है। इसमें है जो अन्यायी कानून या शासन के खिलाफ माँ और बेटी समक्का एवं सरक्का की लड़ाई सम्मान करता है, इसके लिए मनाया जाता है। इसके बाद में ज्योग्राफी का आज का टॉपिक है भारतीय अपवाह तंत्र। तो भारतीय अपवाह तंत्र में हिमालयी अपवाह तंत्र होता है और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र होता है। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में हो जाएगा सिंधु नदी तंत्र हो जाएगा, गंगा नदी तंत्र हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। उद्गम इसका है जो कैलाश पर्वत श्रेणी बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तो सिंधु नदी का कहाँ से उद्गम होता है? कैलाश पर्वत श्रेणी बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं भारत में, उसमें सबसे पश्चिमी नदी है सिंधु नदी। तिब्बत में इसका नाम सिंगी, खंगान या सेरमुख है। दाएं तट की सहायक नदियां इसकी कौन सी हैं? दाएं तट की सहायक नदियां इसकी हैं गिलगित, शोक और काबुल। और बाएं तट की सहायक नदियां हैं पंचनद, सतलुज, व्यास, रावी, चनाव और झेलम और जास्कर। पंचनद नदियां इसमें कौन कौन शामिल है? तो पंचनद में हो जाएगा सतलुज, व्यास, रावी, चनाव, झेलम और जास्कर भी हो जाती है बाएं तट की सहायक नदियों में। यह है जो कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है सिंधु नदी? तो अरब सागर में गिरती है, कराची के पूर्व में। अब इसके बाद में है प्रमुख तटीय शहर। झेलम के बारे में पहले पढ़ेंगे, इसकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की उनके बारे में। तो प्रमुख तटीय शहर है जो श्रीनगर है, झेलम नदी पे है। उद्गम स्थल है पीर पंजाल श्रेणी वेरीनाग झरने से ये निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से निकलती है। सहायक नदी झेलम की है जो किशनगंगा है। चिनाब नदी से इसका संगम होता है झेलम नदी का। फिर झेलम नदी के बाद में है चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी तो कौन सी हो जाएगी? चिनाब हो जाएगी। चिनाब नदी है जो उद्गम है इसका हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से होता है और इसका अन्य नाम इसीलिए चंद्रभागा भी है चिनाब नदी का। भारत में इसकी लंबाई 1180 है और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद में है रावी नदी। रावी नदी का उद्गम है जो रोहतांग दर्रे के पश्चिम से है और हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। तो रावी नदी कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। चिनाब नदी से इसका भी संगम होता है। इसके बाद में है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है, इसीलिए इसका व्यास नदी नाम है। कुल्लू घाटी से बहती है, हरिके के पास से सतलुज से इसका संगम हो जाता है। तो व्यास नदी है जो सतलुज नदी से संगम बनाती है। कहाँ पे? हरिके के पास से। फिर है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम है मानसरोवर के निकट राजस्थान से होता है। सिपकिला के पास भारत से प्रवेश करती है। तो सिपकिला है जो दर्रा, उससे भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। पूर्वोत्तर नदी का ये उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का तिब्बत में इसका नाम लांगचेन खम्बाम है। इसके बाद में ये तो थी सिंधु नदी तंत्र। अब ये है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। तो गंगा कहाँ से बनती? देवप्रयाग से। देवप्रयाग में जब अलकनंदा से गंगा मिलती है तो भागीरथी से मिलती है तो गंगा कहलाती है। और हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आता है गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कहाँ से करती है? तो हरिद्वार में करती है। कुल लंबाई 2525 मीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है।
बाएं तट की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं। ये बाएं हाथ की नदियां हैं। और दाएं हाथ की नदियों में यमुना और सोन है। इनको याद रख लीजिएगा, दाएं तट की नदियों में यमुना, सोन, बाकी सभी जो बाएं तट की हो जाएंगी। और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अन्य नाम इसका पद्मा और मेघना है। फिर है पंचप्रयाग, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा। तो विष्णु प्रयाग है जो कहाँ पे, जब अलकनंदा धौली गंगा बनती है विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में है जो अलकनंदा पिंडार। और रुद्र प्रयाग है जो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। देव प्रयाग में है अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। तो इसमें एक कॉमन है कि अलकनंदा सभी में है, इसको याद रखिएगा, अलकनंदा सभी में है, बाकी ये याद कर लीजिएगा। यमुना नदी, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद बंदरपूछ श्रेणी है। दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये गंगा की सबसे पश्चिमी नदी है और सबसे लंबी सहायक नदी है। बाएं हाथ की इसके नदियाँ कौन सी हैं यमुना की? हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये बाएं हाथ की हैं। और चंबल, सिंध, बेतवा, केन दाएं हाथ की हैं। फिर है चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी विंध्य श्रेणी से हुआ। ये खंडों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में ये विलीन हो जाती है। इसके बाद में है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय है। पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। फिर है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मौपचा चुंगो हिमनत है। सहायक नदियाँ इसकी घाघरा की तिला, सेती, बेरी एवं शारदा है। बिहार के छपरा में गंगा से इसका संगम हो जाता है। फिर है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम है माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। बिहार का शोक कहते हैं। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। बिहार के भागलपुर में ये गंगा में मिल जाती है। फिर है रामगंगा नदी। इसका उद्गम है गढ़वाल की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के मैदान में ये प्रवेश करती है। कन्नौज के निकट है, ये गंगा में मिल जाती है। फिर है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठा, भ्रंश घाटी में बहती है। बंगाल का शोक कहते हैं इसको। हुगली में ये मिल जाती है। मुख्य सहायक नदी इसकी दामोदर नदी की बराकर नदी है। शारदा नदी या सरयू नदी, इसका उद्गम है जो मिलाम हिमनद या फिर नेपाल हिमालय से होता है। भारत नेपाल सीमा पर यह बहती है। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है। अन्य नाम इसका काली नदी या चायक नदी भी है। फिर है सोन नदी। सोन नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का ये निर्माण करती है। गंगा के दाएं तट की यह सहायक नदी है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से इसका मिलन हो जाता है। महानंदा नदी। महानंदा नदी है गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। उद्गम इसका दार्जिलिंग पहाड़ी है। पश्चिम बंगाल में गंगा में इसका मिलन हो जाता है। इसके बाद में है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो चेमायू युंगडुंग हिमनद है। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम है। बाएं तट की सहायक नदियाँ दिबांग, सिकांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी हैं। दाएं तट की सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश है। इसका तिब्बत में नाम सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा मतलब गंगा से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, यहाँ से मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। फिर है सुबनसिरी नदी। उद्गम इसका तिब्बती क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम है। पूर्ववर्ती नदी का ये उदाहरण है। महानदी। उद्गम स्थल इसका सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ है। दाएं तट की सहायक नदियां इसकी जोंक, ओंग, तेल है। लंबाई 815 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। बाएं तट की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, मंद और ईव हैं। गोदावरी नदी इसका है जो उद्गम त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र है। बाएं तट की सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती हैं। और दाएं तट की सहायक नदियां प्रवरा, मूला, पेड्डवागु, मनेर है। सदस्य प्रपात
की ये रचना करती हैं। इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं और लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। फिर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है जो ये पश्चिमी घाट महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है। 1401 किलोमीटर दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दाएं तट की सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा हैं। बाएं तट की सहायक नदियां भीमा, मूसी और मुनेरू हैं। फिर है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ, कोडागु जिला कर्नाटक से निकलती हैं। बाएं तट की सहायक नदियाँ हेमवती, सिमसा, अर्कावती हैं। दाएं तट की सहायक नदियाँ कामिनी, भावनी, अमरावती है। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। जलप्रपात ये शिव समुद्र में इसी से ही है और अपवाह क्षेत्र ये है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी में बहती है। फिर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है ये। तो ये अरब सागर में गिरने वाली है, ये भी याद रखिएगा। ज्वारात्मक एस्चुरी का ये निर्माण करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। फिर तापी नदी। तापी नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुल्ताई से हुआ है। लंबाई 724 किलोमीटर। पश्चिम की ओर बहाव है, अरब सागर में गिरती है। ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है और ये महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में बहती है। तो ये आज की क्लास थी करंट अफेयर्स और नदियों से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।